कहाँ पे देखने को मिलेगा? लीवर सेल में। तो लीवर सेल की एससीआर ये काम करेगी या आरईआर ये काम करेगी? एससीआर ये काम करेगी। तो दो तरह का ईआर हो गया, एक रफ ईआर, दूसरा स्मूथ ईआर। अगर आप न्यूरॉन से जो भी बनेगा, ग्लाइको प्रोटीन बने या ग्लाइको लिपिड बने, वो सारा रॉ मेटेरियल ईआर से गोल्जी के पास पहुंचेगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है? आता नहीं इतनी आसानी से। मैं पढ़ाई में आपको डप्पो लगता हूँ, बट आई एम नॉट डॉक्टर बाय प्रोफेसर। नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। समय सिर्फ 100 दिन है बेटिया रानी, कंसंट्रेट कर ले, अपने लिए जी ले। हो गया तुम्हारा मॉर्निंग वॉक, जल्दी आओ, फिर चरण स्पर्श करेगा फिर से। पढ़ लेना लाइक। तो ईआर से जो भी बनेगा बेटे वो गोल्जी के पास पहुंचेगा। गोल्जी क्यों ईआर की विसिनिटी में होता है, क्यों उसके क्लोज एसोसिएशन में होता है? कि गोल्जी को अपना सारा रॉ मटेरियल किससे रिसीव करना है? ईआर से ही रिसीव करना है। कल हम बता रहे थे, जितना दूर होगा मेटल्स के मूवमेंट में उतनी ही एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि ईआर से जो भी वेसाइकल्स पिंच ऑफ होंगी, बट आउट होंगी, उन वेसाइकल को गोल्जी तक पहुंचाना है। तो पहले एक माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रैक बनाया जाता है, और उस ट्रैक के ऊपर बंदे, तो पहले मोटर प्रोटीन, पहले तो वहां पे एक ट्रैक बनाया जाएगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने के लिए, खड़े हो, खड़े हो, बैठ जाओ। तो पहले माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रैक बनाया जाता है, उसको जोड़ने के लिए जीटीपी चाहिए। क्या चाहिए? जीटीपी चाहिए। फिर कोई मोटर प्रोटीन है जो उस ट्रैक पे चल के जाता है, और चलने के लिए एटीपी चाहिए। जीटीपी हो या एटीपी, सब कुछ एनर्जी करेंसी होती है, सब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और हमने कहा था सेल ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें फालतू में एनर्जी बर्बाद हो। तो सीक्वेंस समझ में आ गया। तो ईआर, अब दो तरह का ईआर हम कल डिस्कस कर रहे थे बेटा, एक रफ ईआर होता है, दूसरा स्मूथ होता है। रफ को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम है तो रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। केवल सिंथेसिस ही नहीं कर रहा, उसको सिक्रीट भी कर रहा है। मतलब ईआर से मेटल गोल्जी के पास जाएगा, ये सिक्रीशन ही तो है। हेलो, केवल प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं करा, उसको सिक्रीट भी करा है। कहीं सोचो सिक्रीशन केवल गोल्जी का फंक्शन है। नहीं नहीं, सिक्रीशन ईआर का। अरे मेटल बना है तो गोल्जी तक जा रहा है, तो सिक्रीट कैसे जा रहा है? वेसिकल्स की फॉर्म में ही तो जा रहा है ना। लेकिन तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास जा रहा है। तो दो तरह का ईआर है, एक रफ, दूसरा स्मूथ। रफ को रफ इसलिए कहा क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो वो ग्रेनुलर ईआर हो गया है। राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। और स्मूथ ईआर पे राइबोसोम नहीं होते, तो प्रोटीन नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि एनिमल सेल में जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, तो स्टेरॉइड हार्मोन, चाहे आप टेस्टोस्टेरोन की बात कर लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोजन्स की बात कर लीजिए, चाहे आप कोर्टिसोल की बात कर लीजिए, सब के सब स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। उनको बनाने में रफ ईआर इन्वॉल्व होगा या स्मूथ ईआर? स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर केवल प्रोटीन बना रहा है, लेकिन स्मूथ ईआर जो होता है वो खूब सारे काम करता है, वो खूब सारे काम करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात कर लीजिए, या मसल्स में कैल्शियम को स्टोर करके रखना, ये काम कौन कर रहा है? ईआर ही कर रहा है। आप समझो ना, ये मसल है। और इस तरह से ये यहाँ पे आपको ध्यान ही हो जाएगा। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तो आप लोग समझते ही होंगे दोस्तों लोग। हेलो, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? और यहाँ से जब एसिटिल कोलिन रिलीज होगा, तो वो यहाँ पे इसके साथ में मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ में अटैच हो जाता है। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे सोडियम की एंट्री होने लगती है, और सोडियम अंदर एंटर करता है, तो ये पोस्ट सेप्टिक मेम्ब्रेन, बता दिया आपने, बीच में माता हो गया। इधर देखो बेटा, तो यहाँ से सोडियम की एंट्री होगी, तो ये पोस्ट सेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। तो डीपोलराइजेशन वेव जो होता है पूरी सार्कोलेमा में स्प्रेड हो जाता है। फिर ये सार्कोलेमा जो होती है, ये सार्कोलेमा इनफोल्ड हो गई, तो इसकी इनफोल्डिंग से टी ट्यूब्यूल बन गया है। क्या बन गया है? टी ट्यूब्यूल। और ये एल ट्यूब्यूल होती है। क्या होती है? एल ट्यूब्यूल बोले तो लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल। अगर आपको कुछ याद हो तो मसल की जो ईआर होती है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हम मसल सेल दिखा रहे हैं, ऊपर न्यूरॉन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या रे? एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? लेके कैसे याद आएगा? तो यहाँ पे कैल्शियम को स्टोर करके रखा जाता है। तो कैल्शियम को स्टोर करने का काम कौन करती है? ईआर। रफ ईआर या स्मूथ ईआर? और इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? तो रफ ईआर प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ ईआर प्रोटीन तो नहीं बना रहा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और रफ यार प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ प्रोटीन तो नहीं बना रहा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ये लाइन बाद में समझा दूंगा।
कैल्शियम को स्टोर करना मसल्स में, ये काम ईआर ही कर रहा है। और मसल्स की ईआर को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। कोई आपको कहे टी ट्यूबुल आरईआर का मॉडिफिकेशन है या एससीआर का, तो आप गलत जवाब देंगे, क्योंकि ये भी किसी का भी मॉडिफिकेशन नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना है। ये सेल की, ये जो मसल सेल है, इसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा इनफोल्ड होकर टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बनाती है, और ये पूरी लंबाई में रहेगा, तो ये एल ट्यूब्यूल, लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल हो गया है। तो जो एल ट्यूब्यूल होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एससीआर का मॉडिफिकेशन है। और टी ट्यूब्यूल सार्कोलेमा की इनफोल्डिंग से बना है। सेम कलर मैंने काम में लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही इनफोल्ड करके मैंने यहाँ पे टी ट्यूब्यूल यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बना दिया है। मसल हो गया, मसल चैप्टर हो गया। तो रफ ईआर केवल प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ ईआर जो होता है वो प्रोटीन तो नहीं बना रहा, लेकिन दुनिया भर के काम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात हो, या मसल्स में कैल्शियम को स्टोर करके रखना हो, या फिर ड्रग्स को और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना हो, मतलब ड्रग्स, सिडेटिव ड्रग्स जो आप पेन किलर ले रहे हैं या नशे की दवाइयां ले रहे हैं, आप लोग नशे नहीं है, पूरा दिन नशा करते रह रहे हैं, या अल्कोहल ले रहे हैं, जितना भी अल्कोहल आप लोग लेते हैं वो ऑलमोस्ट स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल, बड़ा पता, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाता है, ऑलमोस्ट वहीं पे हो गया है ना, वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया है। और जो ड्रग्स जो ले रहे हैं, तो सिडेटिव ड्रग्स है, आपने फिनोबार्बिटल ले लिया, आपने बार्बिट्यूरेट्स ले लिया, कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ नींद लाने के लिए सिडेटिव वाली ड्रग्स है। तो जब आप सिडेटिव वाली ड्रग्स ले रहे हैं, इन ड्रग्स का, इन दवाइयों का बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट ना आए। आपने नशा किया, उस ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने का काम ईआर कर देगा। आपने अगले दिन फिर नशा किया, ईआर ने उसको फिर डिटॉक्सिफाई कर दिया। आपने फिर नशा किया, आपको तो आदत सी पड़ चुकी है, अब लत सी पड़ चुकी है, आप तो उसके एडिक्ट हो चुके हैं। रोज ईआर को स्टिमुलेशन मिलेगा, आपकी लीवर सेल की ईआर जो है, एससीआर है ना, वो उसको रोज डिटॉक्सिफाई करेगी। जब रोज नशा करने लग जाएंगे, रोज एडिक्ट हो गए, तो ईआर धीरे धीरे ज्यादा डेवलप हो जाती है, ज्यादा एलेबरेट हो जाती है, ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है, ताकि वो उसको आसानी से डिटॉक्सिफाई कर सके। ईआर की मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम्स, पूरा प्रोटीन फैमिली चलता है, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P448। ये रफ नहीं, ये स्मूथ ईआर के एंजाइम है, जो ड्रग्स को और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप अल्कोहल ले रहे हैं, या कोई सिडेटिव ड्रग्स ले रहे हैं, पेन किलर या और कोई नशे की चीजें, तो जो ईआर की ये जो एंजाइम्स होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर देंगे। जब रोज नशा करेंगे, तो रोज ईआर को काम करना पड़ेगा, एवरीडे स्टिमुलेशन मिलेगा, तो धीरे धीरे ईआर ज्यादा डेवलप हो जाएगी। और जब ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ज्यादा विकसित हो जाएगी, हमारी लीवर सेल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और जब सब कुछ हो रहा है, लीवर सेल के फंक्शन भी तो पड़े होंगे ना, वो ड्रग्स को इनको डिटॉक्सिफाई काम करता है, दुनिया भर के काम आपने सुने होंगे। अरे एंडोक्राइन भी तो पड़ा होगा ना। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और लार्जेस्ट ग्लैंड दो अलग अलग बातें हैं। खैर कोई बात नहीं, सबसे हमें क्या होगी, तो वो पढ़ते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं। नहीं समझे मेरी बात को लेके? हम तो जिम में आए हैं और जिम करके जाएंगे। तो रफ यार और स्मूथ यार ड्रग्स को, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर रही है। एससीआर के पास कुछ एंजाइम होते हैं जो उसको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। रोज नशा करेंगे, रोज दवाई लेंगे, रोज अल्कोहल लेंगे, तो एससीआर को रोज काम करना है, तो एससीआर ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी, ज्यादा इलेबरेट हो जाएगी। अब वो आराम से उसको डिटॉक्सिफाई कर देंगे। तो धीरे धीरे ये होगा, हमारे अंदर किसी ड्रग के लिए, अल्कोहल के लिए टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज, पहले बॉडी लो डोज के लिए सेंसिटिव होता है, जब रेगुलर इनटेक और सप्लाई करने लगते हैं, तो धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि लीवर सेल की एससीआर ज़्यादा इलेबरेट हो जाती है, ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। क्योंकि आपको पता है, बोतलें पे बोतलें खाली होती है, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब तो पूरे परिवार को पड़ता है, उनको क्यों पड़ेगा? नहीं समझी मेरी बात को लगी? तो एससीआर ये काम कर रही है, पिगमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही है। हमारी आईज में जो एससीआर का मॉडिफिकेशन है, उन्हें माइलॉइड बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलॉइड बॉडी। और ये क्या करती है? पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप अंधेरे से उजाले की तरफ आते हैं, मतलब अपने रूम से अनअकैडमी टावर की तरफ आ रहे हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ, तो वहां पे रोडोप्सिन आयोडोप्सिन वाला आपने पढ़ा ही होगा, फोटो रिसेप्शन वाला। तो मतलब वो पिगमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन के काम के अंदर, मतलब सिंपल सिंपल एससीआर का रोल रहता है। और यहाँ पे जो एससीआर का मॉडिफिकेशन, उसे क्या कहते हैं आप लोग? माइलॉइड बॉडी। खैर याद नहीं रखना, जो दो तीन पॉइंट है वही लिखा दूंगा मैं लेके। स्पिरोसोम, बस ग्लाइऑक्सिजम याद नहीं रखना, स्पिरोसोम। मैंने कहा था सेल वॉल बन रही है,
सेल वॉल बनाने के लिए लिपिड चाहिए, सेल वॉल बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कौन बना के देता है? गोल्जी। लेकिन लिपिड कौन बनाता है? स्पीरोजोम। और स्पीरोजोम किसका मॉडिफिकेशन होता है? एससीआर का। तो फिलहाल इतने में ये याद रखना है कि माइलॉइड बॉडी एससीआर का मॉडिफिकेशन है और स्पीरोजोम भी एससीआर का मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन दोनों पे ही नहीं पूछने वाला, बस ये जरूर याद रखना है कि रफ यार प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ यार प्रोटीन तो नहीं बना रहा, लेकिन लिपिड हार्मोन सिंथेसिस में क्या है वो इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? लिपिड हार्मोन। जब एनसीईआरटी कह रहा है लिपिड मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें या स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हो या एस्ट्रोजन हो या कॉर्टिसोल, मतलब हमारी जो टेस्टिस है उसमें जो लेडिक सेल्स होती है उसकी सेल्स की एससीआर ये काम कर रही है। ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल्स होती है उसकी एससीआर ये काम कर रही है। एड्रिनल ग्लैंड सेल की एससीआर ये काम कर रही है। तो जब एनसीईआरटी कह रहा है एनिमल सेल में स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख दिए हैं। कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे काम इन सेल्स की एससीआर कर रही है या आरईआर कर रही है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? लीवर सेल में। तो लीवर सेल की एससीआर ये काम करेगी या आरईआर ये काम करेगी? एससीआर ये काम करेगी। तो दो तरह का ईआर हो गया, एक रफ ईआर, दूसरा स्मूथ ईआर। अगर आप न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ये साइटोन है, ये लॉन्ग एक्सोन है, क्या रेटिलोडेंड्रॉन, और ये न्यूक्लियस है। क्या आपके न्यूरॉन में एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं? आप वाले में कैसे हो गए? जज्बाती बच्चा, एक्स एक्स क्रोमोसोम है ना आप वाले में तो बेटा। बार बॉडी हर समय थोड़ा दिखता है नालायक। आप समझ में आ गए? मैं क्या आपकी हार्ट सेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं? हाँ, सोच रही है, सही से बोल रही है, कॉन्फिडेंस ना आ रहा, बिना क्रोमोसोम की बच्ची। क्या आपकी मोनोसाइट के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं? क्या आपकी आरबीसी में एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं? क्या आपकी प्लेटलेट में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं? आप समझ गए मेरी बात को लेके? तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास है जो रीजन दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे ईआर का सिस्टर नहीं दिखा दिया। क्या दिखा दिया? और इनके ऊपर क्या अटैच कर दूं? राइबोसोम्स। तो ये रफ ईआर हो गया या स्मूथ ईआर हो गया? रफ ईआर। और इनके लिए टर्म काम में ले रहे हैं निसल ग्रेन्यूल्स। निसल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो निसल ग्रेन्यूल आर ई आर का मॉडिफिकेशन है या एस सी आर का मॉडिफिकेशन है? आर ई आर। एक साइंटिस्ट थे गार्नियर, कौन थे? कौन थे? गार्नियर। और गार्नियर ने रफ ईआर को एक नाम दिया था अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? तो गार्नियर ने अर्गेस्टोप्लाज्म किसको बोला था? रफ यार को या स्मूथ यार को? रफ यार। तो कोई आपसे कहे अर्गेस्टोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, तो आप क्या कहोगे? निसल ग्रेन्यूल। कि वो आर यार ही तो है। अर्गेस्टोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, तो आप क्या कहोगे आप लोग? निसल ग्रेन्यूल। तो दो तरह का ईआर हो गया, एक रफ ईआर, दूसरा स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर का फंक्शन लिखना है प्रोटीन सिंथेसिस इतना, और इसका मॉडिफिकेशन लिखना है निसल ग्रेन्यूल, सिर्फ इतना लिखना है। स्मूथ यार के फंक्शन में ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। डू इट फास्ट, बाकी अभी कुछ भी नहीं लिखना। कोई जज्बाती हुआ तो मैं हटा दूंगा इसको। तरह का ईआर हो गया, एक रफ ईआर, दूसरा स्मूथ ईआर। कौन सा ईआर, कौन सा ईआर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है? क्वेश्चन यही आएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। इसमें ढूंढना क्या है, सही या गलत? लीवर सेल में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड ही है बेटा, डेराइव्ड लिपिड होता है उसको बनाने में। एससीआर का रोल होगा या आरईआर का? जब एनसीईआरटी कह रहा है स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस इन एनिमल सेल, तो जब टेस्टोस्टेरोन की बात करें या एस्ट्रोजन की या कॉर्टिसोल की, सबके सब एससीआर ही बना रहा है। टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स है उसकी एससीआर ये काम करती है, ओवरी की फॉलिकुलर सेल्स की एससीआर ये काम करती है, एड्रेनल ग्लैंड सेल की एससीआर ये काम। तरह का ईआर हो गया, एक रफ ईआर, दूसरा रफ ईआर का मॉडिफिकेशन निसल ग्रेन्यूल, स्मूथ ईआर का मॉडिफिकेशन टी ट्यूब्यूल। और क्या बताया? बस, और कुछ याद नहीं रखना। माइलॉइड बॉडी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा तुम्हारे लेवल पे।
टी ट्यूब्यूल किसका मॉडिफिकेशन है, एल ट्यूब्यूल किसका मॉडिफिकेशन है, तो दो ही पॉइंट याद रखने हैं। आर ई आर का मॉडिफिकेशन क्या है, दो ही पॉइंट याद रखने हैं। आर ई आर का मॉडिफिकेशन क्या है, निस्सल ग्रेन्यूल। निस्सल ग्रेन्यूल किसका मॉडिफिकेशन है, स्मोदियर का मॉडिफिकेशन क्या बताया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल, एल ट्यूब्यूल। शाबाश। कहाँ होती है ये, मसल्स में। निस्सल ग्रेन्यूल न्यूरॉन में, लीवर सेल में। अच्छा, लीवर सेल में जो न्यूरॉन का इनर्वेशन बताया होगा ना। हाँ हाँ, सेल में न्यूरॉन इनर्वेट कर देता है। फिर एंडोक्राइन की जरूरत ही क्या थी। ये ई आर सेस्टर्ना, ये दूसरा सेस्टर्ना। सेस्टर्नी आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पैरेलली अरेंज एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इसके ऊपर ये राइबोसोम है। राइबोसोम को जोड़ने में जो प्रोटीन हेल्प करेगा, राइबोफोरिन्स। कौन सा प्रोटीन हेल्प करेगा, राइबोफोरिन्स हेल्प करेगा। अब राइबोसोम जो ईआर के ऊपर अटैच होता है ना, परमानेंटली नहीं जुड़ता। कोई अंगद का पैर नहीं है, चिपक गया तो चिपक गया, उसके बाद श्रीलंका लेके जाएगा, नहीं नहीं नहीं। किस राइबोसोम को ईआर पे अटैच करना है, किसको अटैच नहीं करना है, क्योंकि राइबोसोम की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, उसके शुरू से कुछ सीक्वेंस होता है जिसको सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, उससे डिसाइड होता है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्रिएशन में ही डिस्कस किया हुआ आप लोगों के सामने। मैं उसको रिकॉल करवाने के लिए केवल इतना बात कर रहा हूँ। ये फ्री राइबोसोम, ये मैसेंजर आरएनए है, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इससे निकल के बाहर आ रहा है। इसके शुरू शुरू में कुछ सीक्वेंस होगा, उसको आप लोग सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। इस सिग्नल सीक्वेंस को पहचान कर उसको यहाँ जोड़ना, ये काम ये राइबोफोरिन करता है। ये जो प्रोटीन दिखा रहे हैं ये राइबो, इसको सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल भी बोलते हैं, एसआरपी। तो एसआरपी नॉट ओनली रिकॉग्नाइजेस दिस सिग्नल सीक्वेंस, क्लू मिलेगा ना, झिंगा लाला, तब जाके यहाँ पे इसको अटैच किया जाए। जब तक वो कोड मैच नहीं करेगा यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। किस राइबोसोम को ईआर पे जोड़ना है या किसको नहीं जोड़ना है, ये सब कुछ सिग्नल सीक्वेंस से डिसाइड होता है। इसको पहचानने का काम एसआरपी का, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या राइबोफोरिन। ये वो प्रोटीन है जो इस सीक्वेंस को भी पहचानती है, उसके बाद इस लार्जर सबनेट को यहाँ पर अटैच कर दिया। ये काम सब कौन कर रहा है, कौन कर रहा है सारे काम, ये कौन कर रहा है ये काम, ये काम एसआरपी कर रहा है। तो एसआरपी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल not only recognizes the signal sequence but also helps in attachment of larger subunit of ribosome to the membrane of PR। तो सीक्वेंस को पहचाना, अब यहाँ पे अटैच कर दिया। ये क्या दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या दिखा रखा है, सिग्नल। तो सिग्नल सीक्वेंस से हिंट मिल गया, इस राइबोसोम को यहाँ पे जोड़ दिया, ये फ्री राइबोसोम बाउंड राइबोसोम बन गया। और जैसे यहाँ पे जोड़ दिया, ईआर के पास एक एंजाइम होता है, वो इसकी क्लीविंग कर देगा। बस मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन बताना था। ईआर के पास एक एंजाइम होता है सिग्नल पेप्टिडेज, वो इसकी क्लीविंग कर देगा, सिग्नल सीक्वेंस को अलग कर देगा। बस ये एंजाइम मुझे बताना था, इसका नाम है सिग्नल पेप्टिडेज। तो ईआर का ये जो एंजाइम है, अब इसकी क्लीविंग कर देगा, सिग्नल सीक्वेंस अलग हो जाएगा, और ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब नीट में आया था, तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा फंक्शन गोल्गी से नहीं हो रहा है, तो क्लीविंग ऑफ सिग्नल पेप्टाइड ये ईआर करता है। जो आपको जीए सर ने पढ़ाया होगा, आपको ट्रांसलेशन बताया होगा, और जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस चला था, तो उसका साथ साथ उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि जो भी प्रोटीन शुरू शुरू में बन रहा है, राइबोसोम चाहे वो प्रोटीन बनाए ये प्रोटीन बनाए, अगर वो राइबोसोम यहाँ पर अटैच नहीं होता है, सुन ले टिपू, अगर ये राइबोसोम यहाँ पर अटैच नहीं होता तो फ्री राइबोसोम, उससे जो भी प्रोटीन बनती वो प्रोटीन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाती। लेकिन इनसे जो प्रोटीन बनी वो ईआर की ल्यूमेन में आ गई।
अब प्रोटीन चाहे साइटोप्लाज्म में फ्री हो या ईआर के ल्यूमेन में, शुरू में जो भी प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन किसी भी काम का नहीं है, वो 1 डिग्री प्रोटीन होता है, वो प्राइमरी प्रोटीन होता है। ना तो ये कोई स्ट्रक्चर बना सकता है, ना ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है, मतलब फंक्शनल प्रोटीन नहीं हो सकता। पहले पहले पड़ेगा एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ता गया, दूसरा तीसरे से एक लॉन्ग चेन बन गया, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को प्राइमरी प्रोटीन बोल दिया। अब ये किसी भी काम का नहीं है। अगर ये राइबोसोम ईआर से अटैच हो जाता तो जो भी प्रोटीन बनता वो ईआर के ल्यूमेन में आ जाता। तो इस प्रोटीन की फोल्डिंग शुरू होती है, इस प्रोटीन को फोल्ड किया जाता है, और प्रोटीन को फोल्ड करेंगे तो अल्फा हेलिक्स बन जाएगा, हेलिकल। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, एक और बनकर आई, दो चेन्स को आपस में जोड़ दिया। जब दो चेन को जोड़ दिया तो बीटा प्लीट्स बन गई। क्या बन गई? बीटा प्लीट्स, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो शुरू में जो भी प्रोटीन बनता है, इधर सुन ले मेरी बात को, इतनी देर में तो बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएगा। तो शुरू में जो भी प्रोटीन बना वो 1 डिग्री प्रोटीन होता है, वो प्राइमरी प्रोटीन होता है, वो किसी भी काम का नहीं। उस प्रोटीन की फोल्डिंग शुरू होती है। एक सीधा धागा, ना तो ये कोई स्ट्रक्चर बना सकता है ना ये फंक्शन प्रोटीन, इसकी फोल्डिंग शुरू होती है। कौन कौन से अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, या किसके बीच में? इंटर मॉलिक्यूलर। दो के बीच में हो गया तो इंटर, एक में हो गया तो इंट्रा। ये जो थे इसमें अमीनो, अरे बाद में पन्ने पलट लेना है यार, क्या पन्ने पन्ने पलटते रहते हो, जो चल रहा है सामने उसको एंजॉय करो। तो एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गए और बॉन्ड बन रहे हैं। तो जब फोल्डिंग शुरू हो गई सब फिक्स होता है। जब ये फोल्ड बनता है सब फिक्स होता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, सब फिक्स होता है। अगर वो प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया तो उसे अनफोल्ड करके उसे रीफोल्ड करते हैं। मतलब राइबोसोम चाहे फ्री हो या बाउंड, कोई भी राइबोसोम हो, वो जब कोई प्रोटीन बना रहा है वो प्रोटीन या तो साइटोसोल में फ्री हो जाएगी या ईआर की ल्यूमेन में आ जाएगी। अगर वो राइबोसोम ईआर पे अटैच हो गया तो इससे बनने वाला प्रोटीन ईआर की ल्यूमेन में आ जाएगा, तो उसकी फोल्डिंग कहाँ पे शुरू होगी? ईआर की ल्यूमेन में, मतलब ल्यूमिनल स्पेस में। अगर वो इससे अटैच नहीं होता, बाहर साइटोप्लाज्म में चलता, तो उसको फोल्ड करके एक 2 डिग्री प्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया? सेकेंडरी प्रोटीन बना दी। ये और फोल्ड हो जाता, और फोल्ड होते 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 थे तो 3 डिग्री प्रोटीन बन जाती। अब ये प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर सकती है, इसलिए 3 डिग्री कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? नेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर सके, कोई भी प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर सके, मतलब फंक्शनल प्रोटीन, उसके लिए उसमें एटलीस्ट 3 डिग्री कॉन्फ़िगरेशन होना ही चाहिए। when two or more than two molecules having 3 degree configuration fuse to each other then quaternary protein is formed। ये भी 3 डिग्री, वो भी 3 डिग्री, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी प्रोटीन बन जाएगा, 4 डिग्री प्रोटीन बन जाएगा। सारी फोल्डिंग या तो साइटोसोल में होगी या ईआर की ल्यूमेन में होगी, सब फिक्स होता है। अगर वो मिसफोल्ड हो गया तो उसे अनफोल्ड करके उसे रीफोल्ड करते हैं। आप इतनी सी सेल में रेगुलेशन समझिए, बेटा ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर रेगुलेशन समझिए आप। तो अगर वो मिसफोल्ड हो गया तो उसे अनफोल्ड करके उसे रीफोल्ड करते हैं। अगर फिर भी करेक्शन नहीं हुआ तो उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को प्रोटियोसोम्स के थ्रू तोड़ दिया जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब मिक्सी का ग्राइंडर ऑन किया, उसमें दही डाल दिया और फिर छाछ बन गई, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी तो वो बना दिया, उसमें से तोड़ दिया। अगर प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया तो उसे अनफोल्ड करके उसे रीफोल्ड करते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो मिसफोल्डेड प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है। लेकिन वो मैकेनिज्म अगर फेल हो जाए तो इसे मिसफोल्डेड प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है तो ना तो करेक्शन होगा ना उसका डिग्रेडेशन होगा, वो मिसफोल्ड प्रोटीन सेल के अंदर या फिर सेल ने अगर बाहर डाल दिया तो सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा। अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन सेल में इकट्ठा हो गया या सेल के बाहर इकट्ठा हो गया तो सेल की फंक्शनिंग इंटरप्ट होगी या सेल टू सेल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जो पार्किंसन डिजीज पढ़ते हैं, अल्जाइमर पढ़ते हैं, ये सारे के सारे लफड़े प्रोटीन मिसफोल्डिंग के। अब मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या कर सकती है, ये तो आप प्रियॉन्स के बारे में जानते ही हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, क्या रे स्क्रैच थी, घिस घिस के भेड़ चल रही थी वहाँ पे स्क्रैच लगा रही थी, डिजीज का नाम स्क्रैच ही रख दिया गया। कभी मौका मिलेगा तो प्रियॉन पे दो चार लाइनें जरूर बताऊंगा कभी देखे। तो प्रोटीन मिसफोल्डिंग, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्लीनिंग का काम कौन कर रहा है यहाँ पे लेके ईआर का एंजाइम, यहाँ पर इसका ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी प्रोटीन बन रहा है या तो वो साइटोसोल में फ्री होगा या फिर वो ईआर की ल्यूमेन में आएगा। ईआर की ल्यूमेन में आ गया तो ये सारा प्रोसेस ईआर की ल्यूमेन में चलेगा। बाहर रहा तो बाहर साइटोसोल में हो जाएगा।
तो यार रफ यार जो भी प्रोटीन बना रहा है वो प्रोटीन साइटोसोल में फोल्ड होगा या यहाँ पे फोल्ड होगा, यहाँ पे, कहीं भी कैसे हो सकता है। ये राइबोसोम रफ यार जो भी प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन की फोल्डिंग कहाँ होगी, ल्यूमिनल स्पेस में। कहाँ पे होगी, ल्यूमिनल स्पेस में इसकी फोल्डिंग हो जाएगी, ल्यूमिनल स्पेस में इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। ये सब कुछ ल्यूमिनल स्पेस में चलेगा। तो फोल्डिंग तो शुरू हो गई, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट अटैचमेंट भी शुरू हो जाएगा, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट अटैचमेंट भी शुरू हो जाएगा। प्रोटीन की फोल्डिंग तो हो ही रही है, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ रहे हैं। अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ रहे हैं तो आप कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, और प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। ये सब कुछ ईआर की ल्यूमेन में शुरू हो जाएगा। तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया है, लेकिन बच्चे यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। तो ईआर से अब ये मेटेरियल जो है किसके पास जाता है, गोल्जी के पास में जाता है। तो अब ये मेटेरियल यहाँ से गोल्जी के पास में जाएगा तो छोटी छोटी वेसाइकल्स आते बर्ड आउट होंगी, पिंच ऑफ होंगी, इनके पास में वो मेटेरियल भरा हुआ है। अब ये वेसाइकल्स ईआर की वेसाइकल्स है, अब ये ईआर से किसके पास लेके जाएंगी, गोल्जी के पास में। तो जो भी प्रोटीन बना था वो प्रोटीन इन वेसाइकल के अंदर आ गया, इन वेसाइकल में आ गया, और प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस भी वहां पे शुरू हो गया था। और उसके बाद में मेटेरियल किसके पास था, गोल्जी के पास में। तो रफ यार कुछ भी बनाए या स्मूथ यार कुछ भी बनाए, वो प्रोटीन बनाए या कार्बोहाइड्रेट लिपिड बनाए, वो सारा रॉ मेटेरियल ईआर के अंदर आता है। तो वो ईआर से गोल्जी के पास जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि रफ यार ने जो भी प्रोटीन बनाई, ये राइबोसोम, रफ को रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राइबोसोम है, तो इनसे जो भी प्रोटीन बनेगा वो ईआर की ल्यूमेन में आ जाएगा। उसकी फोल्डिंग, उसका मॉडिफिकेशन यहाँ पे शुरू हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन का बनना शुरू होता है ईआर में, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होता है, गोल्जी में। मतलब इसमें और कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से हटा देना है, अंजाम देने का काम कहाँ होगा, गोल्जी में। ना केवल आगाज हुआ था, अंजाम कहाँ पे होगा, गोल्जी में होगा। ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट्स इन ईयर बट दैट इज कंप्लीटेड इन गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी उस रॉ मेटल को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, देन उसको पैक करता है। ये सारा काम कौन करता है, गोल्जी करता है। आप देखो ना, ये बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट वो होती है जो एंटीबॉडी बनाती है। यस सर, नहीं मैं फिर ह्यूमन हेल्थ में इसके बारे में नहीं बताऊंगा, अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं। और जो एंटीबॉडी बनाती है उस बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा सेल बोलते हैं। हाँ कुछ नहीं पता नहीं है तुम्हें, हाँ बोलते रहते हो। और जो लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट फ्यूचर में काम आती है उसको मेमोरी बी सेल बोलते हैं। अब ये एंटीबॉडी बनाती है, ऐसी होती है एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी बनाने के लिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनानी है, फिर उन चेन्स को डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी अटैच किया जाता है। दिस इज नॉट नेकलेस छोलियो, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। तब जाके एंटीबॉडी बनती है। इसको बनाने में सेल का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है। बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, और डब्ल्यूबीसी वो सेल होती है जो कंप्लीट सेल होती है। इसके बाद न्यूक्लियस भी होगा और सारे सेल ऑर्गेनल भी होंगे। ये इसकी ईआर है, ये इस पे राइबोसोम है, ये गोल्जी है। तो पहले 4 चेन बनानी पड़ेंगी, उन चेन को बना बना के ईआर की ल्यूमेन में भेजना पड़ेगा। उन चेन को जोड़ने का काम डाई सल्फाइड बोम है, वो ईआर की ल्यूमेन में शुरू हुआ। अगर ये राइबोसोम इस पे अटैच नहीं होता और यहाँ फ्री होता, तो इससे जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती साइटोसोल में आ तो जाती, लेकिन इन चारों चेन को आपस में यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि बाहर साइटोसोल का रेड्यूसिंग पीएच डाई सल्फाइड बॉन्ड नहीं बनने देता है। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड केवल उसी प्रोटीन में बनते हैं जो बाउंड राइबोसोम वाले बना है। और ये बॉन्ड बनने का काम केवल ईआर की ल्यूमिनल स्पेस में होता है, बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं हो, साइटोसोल में नहीं हो सकता। तो मतलब आपने कहा बीटा सेल है पेंक्रियास की, उससे इंसुलिन रिलीज हो रहा है। इंसुलिन में अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो उसको बनाने में बाउंड राइबोसोम हेल्प करेगा या फ्री राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम। जहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गए तो यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा रोल आ जाएगा। 4 चेन बनानी होंगी, 4 चेन बना बना के यहाँ पे भेज दी गई। उन चेन को जोड़ने का काम सब कुछ अंदर शुरू होगा, फिर उसके बाद में उस मेटल को कहाँ भेजा गया, गोल्जी के पास में। गोल्जी उस मेटल को रिसीव करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, फिर उसको वो पैक कर देगा। और इस गोल्जी वेसाइकल में मेटल भरा हुआ है, ये जाकर अब मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी, और इसके अंदर जो भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना है उसको बाहर की तरफ क्या कर दिया जाएगा, सिक्रीट कर दिया जाएगा।
तो ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों मिलके काम करते हैं। तो दो तरह का ईआर होता है, एक रफ ईआर, दूसरा एक स्मूथ ईआर। रफ ईआर जो भी प्रोटीन बनाता है उसकी फोल्डिंग, उसका मॉडिफिकेशन ईआर के ल्यूमिनल स्पेस में होता है। इन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होता है? गोल्जी में। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन के आती है उनकी फोल्डिंग शुरू हो गई है, उनमें कार्बोहाइड्रेट, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जोड़ने का काम भी यहीं पे शुरू हो जाएगा। अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ रहा है तो प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस शुरू यहीं पे होता है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है? गोल्जी में होता है। इसलिए मेटेरियल यहाँ से कहाँ जाता है? गोल्जी के पास जाता है। इसलिए मेटेरियल किसके पास जाता है? गोल्जी के पास ले जाता है। और गोल्जी ईआर की विसिनिटी में रहता है, वरना जाने में एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को? कुछ कुछ समझ में आया? एक छोटी सी सेल के अंदर रेगुलेशन कैसे चलता है? बेटा ऑर्गेनिज्म यहाँ तो 4 महीने में रेगुलेट नहीं हो पा रहे हम लोग। 7 मई कमिंग सून। कुछ नोट करना है आप लोगों को? काम का हो तो ही नोट करना, वरना मैं 2 मिनट में आगे चला जा रहा हूँ। तो आप कहोगे काम का नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ। तो किसी ने हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया था कल परसों, फिर 4 फायर रिंग आ गया था, तो बच्चों में बेचैनी आ गई थी। काम का है तो फिर मैं हटा दूं फिर फेट ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर कहेंगे हाय रे तेरा आयरन मेरा मैग्नीशियम, हम चाह कर भी ग्रीन मैन नहीं बन पा रहे। मम्मी मुझे भूख लगी और मम्मी कहेगी बेटा 2 मिनट तुम धूप में जाओ और खाना बना लो, तुम्हारे हीमोग्लोबिन में। ग्लाइकोसिलेशन कोई टर्म नहीं होता है हायर बुक्स में। ग्लाइको, कुछ किताबें कहती है ग्लाइको प्रोटीन बन रहा है तो ग्लाइकोसाइलेशन है, और ग्लाइको लिपिड बन रहा है तो ग्लाइकोसिडेशन है। हायर बुक्स ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करती। वो एक बस रॉबिन्स की, सॉरी, डी रॉबर्टिस की बुक में एक पुराना टर्म लिखा होता ग्लाइकोसिडेशन की। ग्लाइको लिपिड बन रहा है तो ग्लाइकोसिडेशन बोलेंगे। बाकी मैंने किसी बुक के अंदर ऐसा पढ़ा। तो निकल जाओगे, लेकिन कोटा आपसे ना निकल पाएगा बेटिया रानी। वहां आएंगे, प्रोजेक्टर लगाएंगे, स्लाइड लगाएंगे, और बैठे बैठे वहां पे चेयर के ऊपर बोलते रहेंगे। एक तो ना वो पूरा इंग्लिश में बोलेंगे, डाउट तो गया, उनके पास जा ही नहीं सकते। डरावने नहीं है, इतना काम नहीं है उनके पास में। क्लास ली पेशेंट संभाले, क्लास ली पेशेंट संभाले, काम खत्म। पता लग जाएगा बेटा अभी। 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहोगे, रोज वाइवा वॉइस होगा, रोज बेइज्जती करवाओगे प्रोफेसर से। तब पता चलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं कहता बेचारा जी, ये क्या कहता है तुमको? पीसी कुछ कहता है, बेचारा ऊंची आवाज में तो बात करता है। डांट तो सकता ही नहीं तुम लोगों को। क्या हो गया यहाँ पे? ये टाटा टाटा क्यों लिखा हुआ है? मुझे नहीं पता बेटा, मेरे को ना फिब्नो बॉक्स पता है, ना टाटा बॉक्स पता है, ना टाटा एट है, ना टाटा टैट है। मेरे को मेरा मॉलिक्यूलर इज वेरी वेरी वीक। मतलब ग्लाइकोसाइलेशन शुरू शुरू हुआ है, स्टार्ट। कंप्लीट कहाँ होगा? शुरू कहाँ हुआ है? इन। बस तो यार गोल्जी बॉडी कहानी समझ में आ गई आपको? किसी सेल में सिक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपकी कोबलेट सेल म्यूकस को सिक्रेट कर रही है, और म्यूकस होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने में सोचिए उसका कितना शानदार रोल होगा। सेल सिक्रीट तो तब करेगी ना तो पहले बन बन के जाएगा। तो ईआर से रॉ मटेरियल लगातार गोल्जी के पास पहुंचता रहेगा, गोल्जी उसे मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, फिर उसको बाहर सिक्रीट कर देगा। आपकी प्लाज्मा बेसल एंटीबॉडी सिक्रीट करिए, सिक्रीट तो बाद में होगी ना, पहले बन के जाएगी ना लेके। तो ईआर गोल्जी बॉडी मिलकर पहले उसको बनाते हैं, तो बाहर सिक्रीट होती है। और आपकी प्लाज्मा बेसल 1 सेकंड में केवल और केवल 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना पाती है। बेटा ऑर्गेनिज्म, क्या बराबरी करोगे तुम सेल की? पता है उसकी लाइफ फ्यू डेज है, पता है कि कुछ दिनों के बाद उसे चले जाना है। वो 120 दिन तक आरबीसी की तरह जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर दिखाती है कि पूरा इम्यून सिस्टम उसे याद रखता है। और ये 100 साल के बाद भी नेचर के लिए, सृष्टि के लिए, इस इंडिया के लिए कुछ तो कर जाओ कमर का। जब जाना ही है तो जाने से पहले कुछ कर दिखाओ ऐसा कि जहां तुम पर गर्व के। कहानी इस तरह की कुछ चल रही है, सुन लीजिए, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। कहानी कुछ ऐसी चल रही है दोस्त। ईआर जो भी बना रहा है, अब ध्यान सुन लो, ईआर जो भी बना रहा है वो सारा रॉ मेटेरियल गोल्जी के पास पहुंचता है। वो ग्लाइको प्रोटीन बनाए या ग्लाइको लिपिड बनाए, हेलो, ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइको लिपिड कुछ भी बने, वो सारा रॉ मेटेरियल छोटी छोटी वेसाइकल्स की फॉर्म में गोल्जी के पास पहुंचेगा। और जो वेसाइकल गोल्जी और ईआर दोनों के बीच में होती है उनको बोलते हैं ट्रांजिशन वेसाइकल। क्या बोलते हैं? तो ईआर से मेटेरियल गोल्जी के पास जाएगा, इन वेसाइकल को वहां तक पहुंचाना है। इसमें साइटोस्केलेटन का बड़ा शानदार रोल रहता है। माइक्रोट्यूबुल के ट्रैक के ऊपर उस मोटर प्रोटीन बोर्ड को लेकर जाती है, और चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का सोर्स क्या हो गया? एटीपी। वो तो बार बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ईआर से मेटेरियल गोल्जी के पास जा रहा है, और गोल्जी उस मेटेरियल को रिसीव करता है।
ये वेसाइकल वहां पर पहुंच गई, इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल होगा वो गोल्जी सिस्टर्ना को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट सिस्टर्ना को जाएगा, फिर वो नेक्स्ट को जाएगा। तो ईआर से मेटेरियल जब गोल्जी के पास पहुंच गया तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दूसरी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेनस कंपोनेंट के थ्रू ही मेटेरियल भेज रही है। ईआर भी मेम्ब्रेनस है, गोल्जी मेम्ब्रेनस है, ये वेसाइकल्स ही मेम्ब्रेनस है, और यहां से यहां तक मेटेरियल लगातार जा रहा है और लगातार जा रहा है। तो आपने कहा ये फ्लो बन गया है, मेम्ब्रेन फ्लो। केवल एक बार जाता, zoom migration. When this migration happen multiple time, it known as flow. Gene migration, gene flow. हेलो बेटा, हार्डी वेन पर कुछ याद आ रहा है? मैं सिवेल राइट, कुछ याद आ रहा है ना सर? तो व्हेन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम, इट इज नोन एज फ्लो। फ्लो बना हुआ है, वाटर फ्लो, लगातार पानी जा रहा है, लगातार मेटेरियल जा रहा है। एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दूसरी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को मेम्ब्रेनस कंपोनेंट के थ्रू ही मेटेरियल भेज रही है, और ये मेम्ब्रेन फ्लो बना हुआ है। तो जो भी मेटेरियल वो रिसीव करेगा, तो गोल्जी का जो साइड न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको आप सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट इन्होंने ट्रांस। उसको कॉन्वेक्स कहेंगे, फिर कॉनकेव होगा, तो फॉर्मिंग होगा, फिर मैच्योरिंग होगा। प्रेजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट साइड्स, एक सिस हो गया, दूसरा ट्रांस, एंड दीज साइड्स आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। एंटायरली डिफरेंट, ये नहीं कि वैसा एक अगर यहाँ पे अटैच होएंगी फिर यहाँ से रिलीज होएंगी, ना 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 ना, एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। द प्रेजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट साइड्स, बोले तो पोलैरिटी। गोल्जी हैज पोलैरिटी, अमीबा शोज पोलैरिटी। अमीबा इधर जा रहा है, जिस तरफ जाएगा वहां पे सूडोपोडिया अपीयर होते दिखाई देंगे, और जो पोस्टर पार्ट होता है यहाँ पे सूडोपोडिया या फॉस्फेट जो है डिसअपियर होते दिखाई देंगे। ये टेम्पररी पोस्टर एंड है और टेम्पररी पोस्टर एंटी एंड है। तो प्रेजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एंड, जो टेम्पररी पोस्टर एंड जो होता है यहाँ पे फॉस्फेट या सूडोपोडिया डिसअपियर हो रहे हैं, इसको यूरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोइड। यूरोडेला यूरोटेल के लिए आता है। क्या रे यूरोपोडेटा? यूरोटेल के लिए आता है। तो प्रेजेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एंड्स, पोस्टीरियर और एंटीरियर, बोले तो पोलैरिटी। अमीबा शोज पोलैरिटी, गोल्जी हैज पोलैरिटी। दो अलग अलग साइड का मिलना, दो अलग अलग सरफेस का मिलना, बोले तो पोलैरिटी कहलाएगा। मतलब पोलैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल पोलैरिटी शो करता है? गोल्जी शो करता है। तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास जा रहा है, तो गोल्जी का जो साइड न्यूक्लियस के करीब होता है उसको आप सिस कह रहे हैं, और आपको छुटकू के साथ छुटकू रखना है और बड़कू के साथ में बड़कू रखना है। ये छुटकू है, इसके छुटकू रखना है, और बड़कू के साथ में बड़कू रखना है। सिस और ट्रांस में कम अल्फाबेट सिस में होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कम अल्फाबेट कॉन्वेक्स में होते हैं, फॉर्मिंग और मेजरिंग में कम अल्फाबेट फॉर्मिंग में होते हैं। तो छुटकू के साथ सारे छुटकू रहेंगे, बड़कू के साथ में सारे बड़कू रहेंगे। कुछ याद रहेगा? और ये है, तो सिस और ट्रांस दो अलग अलग फेस हो गए दोस्तों लेके, तो आपने कहा ये पोलैरिटी हो गया है। तो गोल्जी के आसपास का एरिया खाली रखा जाता है। ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है, ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है। मतलब जैसा जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है। दुनिया भर के इनलैंड्स है, मनी ऑर्डर्स है, पार्सल्स है, और या फिर एनटीए वाले एडमिशन कार्ड है, सारे यहाँ पर पहुंच गए। तो जीपीओ में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे उस मेटल की सॉर्टिंग होती है, उसकी छंटनी होती है। पोस्ट ऑफिस में जब दुनिया भर का, तो उसकी छंटनी होती है, तो उनको थैलों में भरा जाता है। फिर उसके बाद में उसको सिक्रीशन के लिए डाकिया अंकल निकलते हैं, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया। तो जो भी मेटल यहाँ पे आएगा, पहले उस मेटल को मॉडिफाई किया जाता है, उसकी सॉर्टिंग होती है, उसमें और कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है या कुछ को हटा देना है, ये सारा अंजाम यहाँ पे रहता है। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ने का काम यहाँ पे शुरू हुआ, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जोड़ने का काम यहाँ पे शुरू हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बनना यहाँ शुरू हुआ, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट का होगा गोल्जी में। तो गोल्जी में जो भी मेटल पहुंचेगा उसको पहले मॉडिफाई किया जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, देन उसको सिक्रीट किया जाता है। अल्फाबेट्स का यही सीक्वेंस होता है, पहले एम आता है, फिर पी आता है, फिर एस आता है। क्या रे मम्मी पापा? सुपर। तो यही सीक्वेंस चलता है। जो भी मेटल वहां पहुंचेगा पहले उसको मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा, सीधा ही सिक्रीट नहीं करेंगे, गंदा लगता है। जब हमें ही इतना गंदा लग रहा है, सेल तो बहुत मैनर्ड होती है। क्या ऑर्गेनिज्म? सेल बहुत मैनर्ड और रेगुलेटेड कंट्रोल होती है। तो पहले उस मेटल की पैकेजिंग, तो जो भी मेटल सिक्रीट करना है
पैकेजिंग एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है गोल्जी का। तो इसको पैक कर दिया थैलों में, अब इसको सीक्रेट किया जाएगा। सोचो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, उसका डॉकिंग साइट क्या होगा, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल भरा हुआ है सारा मटेरियल फाइनली मैच्योर्ड मटेरियल है, ये मैच्योर्ड मटेरियल को ईआर के पास पहुंचना है, ये लौट कर वापस आएंगी ईआर को दे देंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहुंचना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सोचो कैसे दे के आते होंगे कि वो जो भी सारे दुनिया भर के इनलैंड मन्योर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे उनकी सॉर्टिंग हो गई, छंटनी हो गई, SORTING, उसके बाद उनको थैलों में पैक कर दिया गया, अब उनका सिक्रेशन होगा। सोचो उनका डेस्टिनेशन क्या होगा, डॉकिंग साइट क्या होगा, कि जाना कहाँ है, हर किसी पे पाने वाले का नाम पता और एड्रेस लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर एड्रेस सी देयर फोन नंबर, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, प्यारे ब्लू डार्ट उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे मेटल होगा, ये वेसाइकल जब बाहर निकलती है इनके ऊपर प्रोटीन का टैग लगा दिया जाता है, प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाती है, प्रोटीन की लेबलिंग कर दी जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ मेटल चाहिए तो जाकर मेम्ब्रेन से ही जुड़ेगा। सोचो क्या शानदार कोटिंग की जाती होगी, क्या शानदार लेबलिंग की जाती होगी, इतनी सी जल में ये रेगुलेशन कैसे होता होगा। मेटाबॉलिज्म क्या बराबरी करोगे तुम लोग से। तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास जा रहा है, तो गोल्जी उस मेटल को रिसीव करता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसे पैक करता है, देन उसको सिक्रीट कर रहा है। तो सिक्रीशन, सिक्रीशन से पहले पैकेजिंग होती है। तो अगर कोई सेल सिक्रीशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है, जैसे मैंने गोबलेट सेल की बात की या फिर मैंने प्लाज्मा बी सेल की बात की कि वो एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा है या ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट कर रहा है, तो सिक्रीशन तो बाद में होगा ना, पहले मेटल रिसीव तो हो। तो अगर सेल एक्टिवली इन्वॉल्व है सिक्रीशन के अंदर की ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह वो ग्लाइकोलिपिड सिक्रीट कर रहा है, तो फिर लगातार रॉ मेटल पहुंच, क्योंकि जब तक रॉ मेटल इस फैक्ट्री में यहाँ पे नहीं पहुंचेगा तो मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो लगातार ये वेसाइकिल आती रहे, जू 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 जू, तो गोल्जी के आसपास का एरिया खाली रखा जाता है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। मान लो इनके बीच में एक रेलवे का ट्रैक बिछा देते, इसके ऊपर यहाँ पे ओला कैब वाला टैक्सी ड्राइवर ला के फिट कर देते, और इसकी एडवांस बुकिंग थी, इसका पहले से ही फिक्स था कि यहाँ पे ये टैक्सी ड्राइवर जो आया था इसके ऊपर कौन सा पैसेंजर बैठेगा, इसकी टैक्सी की पहले से एडवांस बुकिंग थी, तो ये टैक्सी ड्राइवर आए थे और ये आकर अपनी सवारी को यहाँ पे छोड़ के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मतलब इस रेलवे ट्रैक के ऊपर जब ये इंजन दौड़ना शुरू करेगा तो नए नए स्टेशन पे ये ऑटो वाले अंकल आते जाएंगे, इनकी सवारियां पहले से ही देख सकते क्योंकि सबकी एडवांस बुकिंग है, ये अपने अपने पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और जैसे ही डब्बे के अंदर ये पैसेंजर बैठने लगेंगे इनके बीच में कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा और बातें शुरू हो जाएंगी, और बातें होते होते ट्रेन के डब्बे से धुआं बाहर निकलने लगेगा, और ट्रेन जैसे जैसे आगे दौड़ेगी ऑटो वाले पी पी पापा करते यहाँ से बाहर निकलते चले जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। इतना जाम लग जाएगा लगता कि हम सत्यार के करीब आ गए हैं, अनअकैडमी टावर के करीब पहुंच गए, तो पूरा जाम यहाँ पे लग जाएगा। तो जाम लग जाएगा तो ये वेसाइकल वहां तक कैसे पहुंचेंगे उसको लेकर, और वेसाइकल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी तो फिर सिक्रेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा। तो गोल्जी बॉडी के आसपास का एरिया खाली रखा जाता है ताकि सारा रॉ मेटेरियल आराम से पहुंच सके। तो आसपास के एरिया में एक्चुअली प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, उस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ अब्राहम। क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। किसको हटा दिया? प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी को। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं जाते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ था वो कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगा? गोल्जी में। कहाँ हो जाएगा? गोल्जी में। कुछ नोट करना चाह रहे हैं आप लोग? जो वेसाइकल्स ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों के बीच में होती है वो ट्रांजिशन वेसाइकल है, और जो ट्रांसफेज से रिलीज हो गई वो सिक्रेटरी वेसाइकल्स है, और लार्ज वेसाइकल्स आर नोन एज वैक्यूल। अगर लाइसोसोम भी बनना है, अगर लाइसोसोम भी बनना है तो उसके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये बना के देगा, फिर मेटल यहाँ पहुंचेगा, फाइनली उसको एंजाइम दे दिया जाएगा। एनसीईआरटी कह रहा है ये गोल्जन वेसाइकल है। एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा है? वेसाइकल लिखा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? वेसाइकल लिखा है। क्या लिखा है? और कई वेसाइकल्स के मिलने से क्या बन गया है? वैक्यूल बन जाता है। तो वेसाइकल के लार्ज होने से क्या बन गया? वैक्यूल। लार्ज वेसाइकल्स आर नोन एज वैक्यूल्स, या वेसाइकल के फ्यूजन से क्या बन गया? एनसीईआरटी ने यहाँ पे इसको क्या लिखा है लाइसोम को? गोल्जियन वेसाइकल, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। तो ध्यान से सुनना, ऑल लाइसोसोम, all lysosomes are Golgian vesicles, but all Golgian vesicles are not lysosomes. जिस गोल्जन वेसाइकल या वैक्यूल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा उसको लाइसोसोम कहेंगे, लेकिन हर बार उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं। तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ ईआर में, लेकिन कंप्लीट कहाँ होगा?
The Golgi body is the main site for glycolipid and glycoprotein synthesis. ये एनसीईआरटी की आखिरी लाइन है और ये भी नीट के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि एक्सेप्ट फंक्शन क्या है इसका एग्जाम यहीं पे दिया गया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इसको मिलेगा। प्यारे मेसी रोनाल्डो रोनाल्डो करते रहे ना, ड्रॉपर्स में काउंट हो रहे। कप ले गया क्या रोनाल्डो? अभी तक नहीं लेके गया ना। रोनाल्डो के खेलते खेलते वर्ल्ड कप थोड़ी जीते उसकी टीम। जीत गई फीफा कितनी बार जीती है? पोर्तुगल जीती क्या? हाँ आरसीबी वही है। फिनिशर अच्छे नहीं है ना, फिनिशर अच्छे नहीं है। शुरुआत बहुत दमदार करते हैं, बैटिंग चलेगी तो बॉलिंग में और बॉलिंग चलेगी तो बैटिंग में। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। सेल के अंदर और सेल के बाहर कहीं भी टारगेट हो सकता है। एक सेल प्रोटीन बना रही है, उसका यूज वो खुद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मम्मी जो खाना बना रही है उसमें से दो चार रोटी मम्मी खुद नहीं खा सकती। पूरा दिन भर घर के लिए काम करे, सवेरे उठे आंखें मसलती 50 रोटियां बना दे, बच्चों को जगा के जानवर खा लो। माँ भी तो दो चार पराठे खा सकती है। जहाँ भी मल्टी सेलर कंडीशन होती है, जहाँ भी मल्टी सेलर कंडीशन होती है, ईच सेल एंजॉय यूर लाइफ। लाइफ एंजॉय की जाती है ना, जहाँ भी जॉइंट फैमिली होती है ना, ईच इंडिविजुअल एंजॉय यूर लाइफ। एक वो परिवार के लिए काम करता है, फैमिली के लिए। वो डब्ल्यूबीसी पूरा दिन एंटीबॉडी बना के दे रही है, लेकिन खुद को भी तो चाहिए प्रोटीन, वो खुद ही तो बनाई। एक तो फैमिली मैन की तरह काम कर रहा है, फैमिली पार्ट की तरह काम कर रहा है, कोई पर्सनल लाइफ है। पूरा दिन भर मम्मी घर के लिए काम कर रही है, दोपहर को आधे घंटे का वक्त निकाल के वो भी ऑनलाइन हाउस खेल सकती है, नहीं खेल सकती? या फिर कैंडी क्रश सागा का एक लेवल क्रॉस कर सकती है? 2038? अच्छा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। तो पबजी खेलता था वो बच्चा, जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ था, एक बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ था आईआईटी में, वो पबजी खेलता था। पबजी खेलते खेलते सेलेक्ट हुआ था बेटा अरमानी। पूरा दिन गेम पे अटके रहोगे तो यार इतना एडिक्शन नहीं यार, कंट्रोल करना है। नेवर डाउनलोडेड, आई हैव नेवर डाउनलोडेड। हो गया बेटू? कौन बचा? मैं बोले तो कैपरा, कैपरा, कैपरा इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ गॉड। सीएफटीआर। अगर ये ना सोचो कि मैं दुनिया में आई क्यों, तो बढ़ जाएगा आई क्यू। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आई क्यू बढ़ेगा। थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन जब करोगे ना आप लोग, तो लगेगा अरे यार इस लाइन पे ऐसा क्वेश्चन भी डिजाइन कर सकते हैं। आई क्यू प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। हाँ जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब थ्योरी पढ़ ली पूरी, एनसीईआरटी की पेज पढ़ लिया पूरा, लेके पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे ना तो एक दो चार क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, अच्छा यार ये वाला क्वेश्चन दिया है, बस ऐसे ही करना। ये तो लगेगा पूरा पढ़ा हुआ है कुछ नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ना एकदम। हो गया। तो जॉन ऑफ एक्सक्लूजन यहाँ लिख देना, डिवॉइड ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी, डिवॉइड ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक सिंथेसिस मशीनरी। इसके चार तरफ प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी नहीं होगी। जो भी मेटल ईआर से गोल्जी के पास आएगा, पहले उस मेटल को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें और कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है या नहीं करना है, वो एंजाइम यहाँ होता है। फाइनली उसको पैक किया जाता है और अल्टीमेटली उसको सिक्रेट कर दिया जाता है। तो अल्फाबेट का यही सीक्वेंस होता है। मेरे पापा सुपर, मम्मी पापा सुपर, क्या रे महेंद्र पब्लिक स्कूल।
क्वेश्चन भेजे तो मिटा दो उन क्वेश्चन को, ठीक है तो फिर हटा दो, मत करो। सुनिए, Golgi apparatus principally perform the function of packaging material। ये लाइन ध्यान रखना, नीट में लाइन आएगी, आप केवल सिक्रीशन पे अटक जाएंगे और इस स्टेटमेंट को आप गलत कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको लेकर। इस पे नीट 2023 जरूर लिख लेना, ये लाइन आएगी और मुझे पता है आप केवल सिक्रीशन पे अटक जाएंगे। 2023। अब जो भी मेटेरियल उसने पैक किया है टू बी डिलीवर्ड इधर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। जो भी मेटेरियल हो गया फाइनली उसका यूज सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। हेलो, ये सेल है, इस सेल का नाम बी लिम्फोसाइट है। इस सेल ने एंटीबॉडी बनाई, इस सेल का नाम बी लिम्फोसाइट है। ये सेल का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दिखा दिया, इस सेल ने एंटीबॉडी बनाई, उनको वेसाइकल में पैक कर दिया। अब इन वेसाइकल से इनको बाहर सिक्रीट कर दी, या फिर ये वेसाइकल अगर अगर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा तो इससे जो भी एंटीबॉडी बनेगा वो मेम्ब्रेन में फिट कर दिया जाएगा। बेटा एक्सेल वालों, कुछ याद आ रहा है? ये बी लिम्फोसाइट है, इसने इस तरह से एंटीबॉडी फाइनली बना ली, और एंटीबॉडी बना के, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होती है तो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हेल्प करेगा, ईआर गोल्जी बॉडी बनाकर बाहर डाल दिया, सेल के बाहर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या फिर इंट्रासेलुलर टारगेट सेल ने खुद ने यूज कर लिया। अगर अपनी मेम्ब्रेन पर फिट कर दिया तो ये फिक्स्ड एंटीबॉडी हो जाएगा, बाहर ब्लड में डाल दिया तो फ्री एंटीबॉडी हो जाएगा। और जो फिक्स्ड एंटीबॉडी होती है वो रिसेप्टर का काम करती है, किस तरह होती है, रिसेप्टर का काम करती है, तो उसे बी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। और ये फ्री, हाँ बका, तो टी सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उसे टक्कर कहते हैं, और बी सेल की सरफेस जो रिसेप्टर होगा उसे बी सेल रिसेप्टर कहेंगे। तो इस तरह से फाइनली पैक करके उस मेटेरियल का यूज सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल खुद भी यूज कर सकती है इसका। मेटेरियल टू बी पैकेज इन फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर, ईआर से फ्यूज विद ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी, नहीं नहीं, सिस फेस ऑफ, तो ईआर से जो भी मेटल आएगा सिस फेस से वो हो जाएगा, मूव टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज, वो मैच्योरिंग फेज की तरफ आ रहा है। दिस एक्सप्लेन्स why Golgi apparatus remains far association with the, क्यों इसके पास होता है सारा, ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द ईयर आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी, फाइनली बात कर रहा है गोल्गी एपरेटस, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेज। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन उसका पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका मॉडिफिकेशन पूरा हो गया। गोल्गी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हो गया है। तो कौन थे? कैमिलो गोल्जी। 1898 एनसीईआरटी ने ईयर दिया है, क्या दिया? ईयर दिया है। ढंग से पेपर कर लेना, आई एम टूस्ट बाई पर, मैं इसका कालम हो जाएगा नहीं तो। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर स्टेट। क्वेश्चन में कहूँ, विच सेल ऑर्गेनेल रिमेन्स अटैच्ड टू न्यूक्लियस, विच सेल ऑर्गेनेल रिमेन्स लाई नियर टू न्यूक्लियस, कौन न्यूक्लियस से अटैच्ड होगा, कौन उसके नियर होगा? गोल्जी। मतलब जो दो पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, एक ईआर लिखेंगे और दूसरा गोल्जी लिखेंगे। ईआर के सामने लिख देना अटैच टू न्यूक्लियस, और इसके सामने लिख देना लाइज नियर टू न्यूक्लियस। ईआर जो है अटैच टू न्यूक्लियस है, और जो गोल्जी है लाइज नियर, से करते नहीं है, फिर बाहर बैठ जाते हैं, तो फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। न्यूरॉन में डिस्कवरी हुई थी इसके, किसके? उल्लू के न्यूरॉन में, नर्व सेल के अंदर, कैमिलो गोल्जी ने इसको, तो पहले इन्होंने देख लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया। दीज वर लेटर नेम गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, बाद में उनके सम्मान में इनको नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स और सिस्टर्नी, जिनका डायमीटर आपको याद रखना है कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, और एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी का नंबर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? वेराइड नंबर देखने को मिलेगा दोस्तों, फिक्स नंबर नहीं है। Golgi cisternae are
कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। दो अलग अलग फेस हो गया, एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। दीज आर एंटायरली सिमिलर एंड नॉट इंटरकनेक्टेड, entirely different and not interconnected but interconnected। entirely different है लेकिन ये interconnected होती है। क्या होती है? interconnected होती है। क्या होती है? interconnected। और भी खूब काम करता है गोल्जी। स्पर्म लाइसो एक्रोसोम जो बनना है, नहीं समझे मेरी बात को? ये न्यूक्लियस है, ये मिडल पीस है और ये टेल है। और इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर हो गई जिसको एक्रोसोम बोल दिया। गोल्जी वेसाइकल्स के फ्यूजन से एक्रोसोम बनता है। गोल्जी वेसाइकल के फ्यूजन से एक्रोसोम बनता है। एक्रोसोम बना गोल्जी वेसाइकल का है, लेकिन इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एक टप्पा तो अच्छा बच्चा बेटा कहाँ खो जाता है बीच में से? गो मैं पढ़ा लूँ, मैं पढ़ा लूँ। गोल्जी वेसाइकल्स के फ्यूजन से एक्रोसोम बना है। बना गोल्जी वेसाइकल से है, लेकिन इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो एक काम लाइसोसोम की तरह करता है। इसको जाइंट लाइसोसोम, डेथ लाइसोसोम कहते हैं साइज के अकॉर्डिंग। बना गोल्जी वेसाइकल से है, लेकिन काम किसके तरह का है? लाइसोम की तरह। ये गोल्जी का रोल है। ये ओवम है, ये पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स होगा, और कॉर्टेक्स पार्ट में जो ग्रेन्यूल्स दिख रही है इनको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इनमें पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बना हुआ है। और जैसे ही फर्स्ट स्पर्म इसको टच करता है लक्की और लक्की, ये वेसाइकल्स होती है मूव टुवर्ड द पेरीफेरी, और इनका मेटेरियल बाहर की तरफ आ जाएगा और बाहर इकट्ठा होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देगा। अब दूसरे स्पर्म की एंट्री इसमें नहीं हो सकती, मतलब दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। तो ये जो स्पर्म एक्रोसोम ये गोल्जी से बना है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इनको भी गोल्जी ने ही बनाया है। किसने बनाया? गोल्जी ने। तो गोल्जी के फंक्शन ही लेकर चल रहे हैं। इसको एक्रोसोम हो या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, इनको गोल्जी ही बनाता है। कौन सी? गोल्जी। लाइसोसोम को बनाने में भी इसका ही रोल है। सेल प्लेट की जब हमने बात की थी प्लांट्स में, हमने कहा था छोटी छोटी वेसाइकल्स बीच में आके अरेंज हो गई थी, तो जो ये स्पिंडल गायब हो रहा था उससे जो माइक्रोट्यूबुल अलग हुई थी, वो माइक्रोट्यूबुल यहाँ पे यूज हो गई थी और इस तरह से सेल प्लेट बन गया था। और प्लेट जब बना था गोल्जी वेसाइकल के फ्यूजन से, बेटा क्या है, किस दुनिया में लगी हुई है? ये सेकेंडरी है क्या? इतना आसान तो नहीं है 7 महीने। तो शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। कंसंट्रेट कियो। मेडिटेशन करती हो? योगा योगा, क्योंकि योगा से ही होगा। हाइड्रा में स्टिंगिंग सेल्स होती है, और हाइड्रा जब अपने फूड पर अटैक करता है या एनिमी पर अटैक करता है, तो वो स्टिंगिंग सेल हिप्नोटॉक्सिन रिलीज कर देती है। तो जब भी हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीशन की बात होगी तो ये काम उस सेल की गोल्जी ही करेगी। कौन सी? पेनक्रियाज होता है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनी होती है, उसमें एसिनर सेल होती है। सेल है तो अंदर गोल्जी है, और गोल्जी है तो वो बिल्कुल एंजाइम्स को रिलीज कर रही है। तो एंजाइम जो आ रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन हो या काइमोट्रिप्सिनोजन या प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड, ये सब कुछ गोल्जी को रिलीज कर रहा है। तो एसिनर सेल की गोल्जी इसको सिक्रीट कर रही है। तो इनको बोलते हैं जाइमोजेंस, बोले तो इनएक्टिव प्रीकर्सर्स। इनको क्या बोलते हैं? दे दे बेटा उसको सामान दे दे पहले एक बार। कर ले पहले, इंतजाम कर ले यहाँ पे लेके। बोतल चाहिए? तो ये सारे काम कौन कर रहा है? गोल्जी कर रहा है। कि यहाँ से वो सारा मेटल आ गया, तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आ गया है इनको जाइमोजेंस कहते हैं। और जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, नाम दुनिया जानती है इसका, एंटरकाइनेज। मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, मतलब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम कर रही है। मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन मैंने बताई थी, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कहानी फिर सेल पे आके अटके। तो ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी को शो करेगा। रिमेनिंग को तो कन्वर्ट करता ही है, और इनको भी कन्वर्ट करता है, हेटेरो कैटालाइटिक एक्टिविटी भी शो कर देता है। ये सारे काम कौन करता है? गोल्जी। कौन सी? 1 मिनट है आपके पास में इसको नोट करने के लिए। ये लिखना है सिर्फ इतना, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये लिखो, डायग्राम नहीं बनाना है अभी। बैग क्यों पैक कर दिया?
बैग क्यों पैक कर दिया? कौन लिखेगा ये? विशाल सूक्ष्म बना दूंगा। लॉक लगा दे इसमें बैग में। अब किताबें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कार्टिलेजिनस फिश। वेल बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है? हाँ, वेल सर मैमल है। कौन से सर? वेल सर है। तो ठीक है, चलो वेल सर मैमल है। शार्क कार्टिलेजिनस है, बोनी है। लेकिन स्कोलियोडॉन। अच्छा ठीक है, खुश हो रहे हैं, जवाब दे कर लिया। सिर्फ ये लिखना है।